जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को देखने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए हमको आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे कितना लग रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को जांचने में। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब जैसे मान लो हम किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो अगर हमको किसी का ऑक्सीडेशन कराना है तो उसका हमको क्या करवाना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना पड़ेगा। तो उसका अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपने पास, तो मेरा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हम उसका क्या करवा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। और मेरा क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मेरा तो रिडक्शन हो रहा है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन ले करके हम उसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, यानी कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो चलिए इस चीज को आगे हम बढ़ाते हैं। अब ध्यान से समझिए कि देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को हम सीखते हैं। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करना। खुद का ऑक्सीडेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, जितने आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वह उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक, क्योंकि जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाले को उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और उतना अच्छा क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कराना है तो उसमें कम मेहनत होनी चाहिए, यानी अगर उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ध्यान से समझना कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है। बात समझ में आई। सिमिलरली अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत हमको मेहनत करना पड़ा। तो इसको ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है आसानी से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर किसी का ज़्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो गेन करने की टेंडेंसी अगर बहुत अच्छी है, यानी खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, यानी कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। चलिए अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे देखो कुछ बात लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा सेंटेंस आप समझ जाइए कि क्या है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ध्यान से समझना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हमको देखना है कि कितना स्ट्रेंथ है, अगर केवल गैसियस स्टेट की बात हो रही है, ध्यान से समझना, ठीक है ना, अगर केवल गैसियस स्टेट की बात हो रही है तो वहाँ पे केवल आयोनाइजेशन एनर्जी का हमको सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। ये जो हम लिखवा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये केवल और केवल किस में है, ओनली इन गैसियस स्टेट। ठीक है ना, केवल गैसियस स्टेट। मतलब ऐसे समझो, इस सेंटेंस को अगर आपको जैसे लग रहा है कि थोड़ा करेक्ट करने का है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट है और वो गैसियस स्टेट में है, हम उसका चेक करना चाहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो कैसा है, तो हम उसका आयोनाइजेशन एनर्जी केवल काउंट करेंगे। क्लियर है ना, केवल आयोनाइजेशन एनर्जी काउंट होगा। बट एक्वस मीडियम में ध्यान रखना, मैं देखना चाहता हूं कि लिथियम गैसियस स्टेट में कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए हमको केवल और केवल उसका आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करना है, किसी और से कंपेयर अगर कराना है। लेकिन अगर हम Li एक्वस की बात करते हैं तो केवल आयोनाइजेशन एनर्जी से काम नहीं चलेगा। ये जो है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी जितना ज़्यादा है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये केवल ऐसे एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं जो केवल हम गैसियस स्टेट में किसी का कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है ना, जैसे 3-4 एलिमेंट है ए बी सी डी, तो हम उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हम उसका रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका होगा वो सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो केवल अगर गैसियस स्टेट में हम एलिमेंट्स का चेक करना चाहते हैं तो हमको केवल आयोनाइजेशन एनर्जी का सहारा लेना है, ध्यान से समझना। बट एक्वस मीडियम में अगर हमको चेक करना है तो फ्यू मोर पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे अगर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करनी है, पहली बात पूरे प्रोडक्ट टेबल में हम नोबल गैस को तो निकाल देते हैं, क्योंकि नोबल गैस ना तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना तो रिड्यूस होना चाहता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो कुछ नहीं करना चाहता। तो अगर हम नोबल गैस के बिना, ठीक है ना, अगर हम नोबल गैस के बिना प्रोडक्ट टेबल को बनाते हैं तो ध्यान से समझो, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है और ये ग्रुप नंबर क्या है 17 है, 18 को हमको बनाना ही नहीं है। तो लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो होता क्या है, साइज छोटा होता जाता है, और साइज छोटा हो जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मतलब क्या होता है, लेफ्ट से राइट बढ़ता जाता है, ठीक। और ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। तो ध्यान से समझो, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लेफ्ट से राइट अगर हम बढ़ रहे हैं तो फ्लोरीन का ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो आयोडीन है, ठीक है ना, उसका सबसे कम हो जाएगा इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, फ्लोरीन। तो इसीलिए अगर गैसियस स्टेट में हम बात करें तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है। क्लियर? हो सकता है कि ये एक्वस मीडियम में भी हो, वो और भी पैरामीटर हमको चेक करना पड़ेगा, बट इतना ध्यान रखो। अब अगर हमको रिड्यूसिंग एजेंट का देखना है तो रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, इधर सबसे लेफ्ट वाले का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसमें भी अगर हम ऊपर से नीचे आए तो सबसे बड़ा साइज नीचे किसका हो जाएगा, सीजियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। सबसे लेफ्ट साइड क्या है, साइज सबसे बड़ा होता है, और उसमें भी ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। तो अगर हम बात करें सबसे लेफ्ट वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, और सबसे लेफ्ट वाले में यानी कि फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे नीचे जो होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, क्योंकि साइज उसका सबसे ज़्यादा है। तो कौन है सबसे नीचे, सीजियम। तो सीजियम क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, यहाँ पे हम केवल आयोनाइजेशन एनर्जी से की बात कर रहे हैं, केवल हम आयोनाइजेशन एनर्जी से चेक करके बता रहे हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स हम गैसियस स्टेट में चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इतना तो समझ में आ रहा है मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो वो किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से समझना, एक नियम भी बना लो, मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तभी तो राइट साइड ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, सबसे एक्सट्रीम राइट हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट तो यही होंगे, सबसे राइट साइड है। और उसमें से भी केवल अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे ऊपर जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर, ठीक है। और सबसे लेफ्ट में ये अल्कली मेटल्स हैं, इसमें भी सबसे कम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये अच्छे क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। और उसमें से भी अगर हम सबसे नीचे जाए सीजियम का, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगा केवल गैसियस स्टेट में, तो ये सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि आखिर ये एक्वस मीडियम में क्या ऐसा अलग होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। और सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, कहानी इतनी आसान नहीं होती है। हमको करना क्या है, हमको देखो, हमको मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, पहली बात तो, ठीक है। हमको अगर इसका रिड्यूसिंग पावर चेक करना है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा।
ऑक्सीडेशन कराने के लिए सपोज करो कि प्लस चार्ज हमको इसको बनाना है और एक्वस में बनाना है क्योंकि पानी भी है। तो ये कहानी डायरेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो देखो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये मेटल सॉलिड से मेटल प्लस एक्वस जाना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की कहानी, और ये कहानी जितने आसानी से हो जाएगी हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से लूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे गैसेस स्टेट में, केवल हम इस चीज को देख रहे थे, ठीक है, हम केवल इस चीज को देख रहे थे, ठीक है ना। मेटल सॉलिड स्टेट में आएगा तो वहां पे सब्लिमेशन भी हमको कराना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले हम उसको एक एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी, ताकि वो गैसेस स्टेट में चला जाए। अब गैसेस स्टेट में कोई आइटम जाएगा तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, तो ये मेटल गैसेस स्टेट में चला गया। फिर उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी उसको देंगे, तब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो M प्लस गैसियस। फिर उसके बाद ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी में जाएगा, पानी में तो उसको पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, वहां पे कौन सी एनर्जी निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये हमेशा रिलीज होती है, तब जाके वो M प्लस एक्वस बनेगा। तो पानी में हाइड्रेशन वाला फैक्टर भी है, ठीक। तो इतना समझो, यानी कि यहाँ से यहाँ मेटल सॉलिड से मेटल प्लस एक्वस, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टोटल एनर्जी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी यानी डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान देना, ये एनर्जी हमको देनी पड़ती है सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमको देनी पड़ती है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, निकलती है। अब ध्यान से समझना, टोटल एनर्जी इन्हीं सब का सम है। अब ध्यान से समझो, टोटल एनर्जी जितना कम होगा, जितना कम हम कहें या हम कहें मोर नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छे से ये प्रोसेस हो जाएगा और उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है ना। जितने अच्छे से ये काम हो रहा है, जितना एनर्जी टोटल एनर्जी कम लगेगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उतना अच्छा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल एनर्जी कितनी लग रही है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। इफ द टोटल एनर्जी इज लो यानी कि नेगेटिव, देन स्पीशीज विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ध्यान देना, ये चीज थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसी को हम लोग डी ब्लॉक में E0 रिडक्शन में भी कुछ हद तक क्या करेंगे, जोड़ के पढ़ेंगे, वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल भी हम पढ़ते हैं, तो ऐसा ही कुछ रहता है, उसमें भी हाइड्रेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी सब देखना है, ठीक है। तो इफ द टोटल एनर्जी इज लो यानी नेगेटिव, देन स्पीशीज विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर लो या नेगेटिव टोटल एनर्जी, HE यानी हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी वेरी हाई। ये हाइड्रेशन एनर्जी देखो जितना ज़्यादा होगा उतना जो है टोटल एनर्जी कम होता जाएगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में है ना, ये टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होना चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, तो इतना समझने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम लोग चलो ठीक है थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं सबका क्या ऑर्डर है, बट हम किसका किसका सब्लिमेशन एनर्जी याद करेंगे और किसका किसका हाइड्रेशन एनर्जी याद करेंगे। तो ओवरऑल जो टोटल एनर्जी जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इन पांचों का क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर बना दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें हमको साफ दिख रहा है कि लिथियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान देना, ये चीज़ हम लोग जो सीखे थे कि सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कब हम किए थे, केवल गैसियस स्टेट में हम चेक कर रहे थे। वहाँ पे हमको क्या चेक करना रहता है, केवल हमको आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करना रहता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा लिथियम का है और सबसे कम सीजियम का है, तो लिथियम सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट और सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बट ओनली इन गैसियस स्टेट। बट एक्वस मीडियम में हमें चेक करना पड़ता है, तो एक्वस मीडियम में ध्यान से समझना, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लिथियम सबसे अच्छा कैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है तो टोटल एनर्जी क्या होता है, लार्ज नेगेटिव हो जाती है, लार्ज नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है ना। तो सब्लिमेशन में जितना लगा, मान लो सब्लिमेशन में 500 जूल लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में मान लो 1000 जूल लगा, तो 1500 जूल लगा, लेकिन इसमें 5000 की एनर्जी निकल गई हाइड्रेशन के रूप में, तो टोटल एनर्जी कितना आया, माइनस में 3500। और यही हमको चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा आएगा ओवरऑल टोटल, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एक्वस मीडियम में।
और सबसे ज़्यादा लार्ज नेगेटिव किसके लिए वैल्यू आता है, ये लिथियम के लिए आता है, क्योंकि इसके लिए सबसे लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होता है, क्योंकि सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी तो पॉजिटिव ही होना है, ठीक है। तो ये उसको काफ़ी अच्छे तरीके से भरपाई उसकी कर देता है, उसको कंपनसेट कर देता है। क्लियर है ना। तो कभी भी पूछे लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, सबसे ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके बावजूद, क्योंकि वहाँ पे केवल आयोनाइजेशन एनर्जी हमें चेक ही नहीं करना है, हमें बहुत सारे फैक्टर यूज़ करने हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी वन ऑफ द मेजर फैक्टर यहाँ पे है, जो लिथियम का क्या होता है, लार्ज नेगेटिव होता है। क्लियर है। वही अगर गैसेस स्टेट में देख लो, गैसेस स्टेट में तो केवल आयोनाइजेशन एनर्जी ही को कंसीडर किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप याद कर लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक आप अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो यही सब चीज़ें बार बार आएंगी। जैसे बहुत से मेटल हैं, बहुत से एलिमेंट हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उसके बाकी मेंबर आयनिक हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं सब के वजह से होता है। स्मॉल साइज, ठीक है ना। लिथियम का, हाँ, लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, ये भी तो सोचो कि हाइड्रेशन एनर्जी लार्ज नेगेटिव क्यों है। हम बताए थे कि आयन जितना छोटा होगा उतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसको क्या करेंगे, कई लेयर सराउंड कर देंगे। बात समझ में आ रही। और जितना लेयर सराउंड करेंगे उतना ज़्यादा वाटर और इसके साथ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी निकलेगी, उसी को तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्यों इसका बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि फॉर नॉन मेटल्स देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल इन जनरल डायटोमिक होते हैं, ठीक। तो हमने क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे Cl2 से हमको एक क्लोरीन चाहिए। अगर हम 1 मोल Cl2 लेते हैं तो हमको बॉन्ड एनर्जी लगाना पड़ेगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाना पड़ेगा, बट वहाँ पे हमको 2Cl मिलेगा क्योंकि 2 क्लोरीन है ना। बट हमको करना क्या है, 1 क्लोरीन एटम चाहिए तो हाफ Cl2 से Cl हमको एटम चाहिए, तो यहाँ पे हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी लगाना पड़ेगा। 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है हमको, मतलब आधा मोल तोड़ना है, तो इसलिए हाफ मोल, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी हम लेंगे, ठीक है ना। 1 मोल तोड़ना रहता है तो बॉन्ड एनर्जी लेते हैं, 1 क्लोरीन आइटम चाहिए तो हाफ बॉन्ड एनर्जी हम लेंगे, तो यहाँ पे Cl गैसियस बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड किए तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला प्रोसेस हो रहा है, और कौन सी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, एनर्जी रिलीज होती है और एक होती है इच्छा। क्लियर, खैर ठीक है, ये Cl नेगेटिव बन गया। अब इसके बाद वाटर के साथ इसका अट्रैक्शन होगा तो ये Cl नेगेटिव एक्वस बन गया, Cl नेगेटिव गैसियस से Cl नेगेटिव एक्वस बन गया। टोटल एनर्जी यहाँ पे देखो, ये तो एंडोथर्मिक है, ठीक, और ये क्या है, एक्सो है, और ये भी क्या है, नेगेटिव यानी एक्सो है। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, हाफ बॉन्ड एनर्जी माइनस ई ए के जगह पे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है। तो ये पूरा जो है एक्सपेरिमेंटली जो है इन सब चीज़ को ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए क्या किया गया होगा, सब कुछ बनाया गया होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये जो गैसेस, ये जो एक्वस मीडियम में जो ऑर्डर लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंसीडर किया गया। देखो ना ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, F2Cl2 Br2I2, इन सबको क्या है गैसेस स्टेट में चेंज किया गया होगा। और जो देखो फ्लोरीन क्लोरीन तो पहले से गैसियस में है, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होता है। सबसे पहले तो इसको Br2 गैसियस में चेंज किया होगा, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन दिया गया होगा, फिर उसके बाद हाफ बॉन्ड एनर्जी दिया गया होगा, तब ये Br गैसियस में चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा जो है पूरा एक पाथ है जिसको मिला के हमको चेक करना है। और ये टोटल एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस He, ये ऐसे तो हम बता दिए हैं, लेकिन ध्यान से समझना, ब्रोमीन के लिए लिक्विड से पहले गैस में चेंज करेंगे। क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस में था तो केवल हम बॉन्ड एनर्जी से शुरुआत किए हैं, हाफ बॉन्ड एनर्जी। बट ब्रोमीन में एक स्टेप पहले भी हमको उसको वेपराइज से क्या करना पड़ेगा, वेपराइजेशन, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन भी लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो है
गैसेस में चेंज हो। सिमिलरली I2 तो सॉलिड होता है, पहले तो हम इसको I2 गैसियस में चेंज करेंगे, यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। तो ध्यान से समझना, ये भी पैरामीटर ब्रोमीन और आयोडीन के साथ है। हालांकि हम एक ब्रीफ में यहाँ पे देख ले रहे हैं कि हाफ बॉन्ड एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। इस चीज़ को अगर कंपेयर हम करें, इतने से काम चल जाए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इतने से पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम किसके लिए आता है ये एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे कम किसके लिए आता है, फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। तो एक्वस मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन। ध्यान देना, सबसे कम एनर्जी का मतलब, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे कम का मतलब ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड का हो या टोटल एनर्जी केवल का हो, ये नेगेटिव आती है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी, जितना एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगा, हम कहेंगे उतना अच्छे से ये प्रोसेस ओवरऑल होगा। तो फ्लोरीन के लिए सबसे लार्ज नेगेटिव आता है, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का एजेंट का ये जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये सबसे ज़्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान रखना, गैसियस स्टेट में केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रेशन एनर्जी को काउंट किया गया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन क्यों आगे है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों, वेरी वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो F माइनस भी तो सबसे छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी वहाँ पे। और ये जो टोटल एनर्जी आ रही है, देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि रिक्वायर्ड ही हो, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी ये जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी उतना ज़्यादा काम आसानी से होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लार्ज नेगेटिव एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी F2 के लिए आता है। इस वजह से क्या है, उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ओवरऑल ये नेगेटिव में आ जाता है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर हो सकता है मैं इसको 12-13 मिनट में ही ख़त्म करा देता, बट फिर भी कई चीज़ें आपको कई बार इसमें बोली गई हैं, इसको बार बार याद करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।